ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। देश में किसानों से जुड़े बिल पर बवाल मचा हुआ है। बिल को दोनों सदनों से हरी झंडी मिल चुकी है। किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है। विपक्ष सरकार के इस बिल को किसान विरोधी बताकर विरोध की सारी हदें पार कर चुका है। तो वही देश के किसान भी बिल के विरोध में सड़क पर उतर आए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विधेयक में वही चीजें हैं जो देश में दशकों तक राज करने वालों ने अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। पीएम मोदी खुद बोल चुके हैं कि विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। बहरहाल, विरोध के बीच किसान भाइयों के लिए आज एक अच्छी खबर ये आई कि सरकार ने 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ोतरी की घोषणा कर भरोसा जताने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी सवाल वही, क्या कृषि बिल के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है? कृषि बिल किसानों को फायदा देगा या नुकसान? क्या कृषि बिल से बिचौलियों की दुकान बंद होगी? क्या कृषि बिल से किसान नहीं बड़े कारोबारियों को फायदा होगा? क्या अब मंडियां बंद हो जाएंगी? विपक्ष जब खुद अपनी घोषणा पत्र में इस बिल का वादा कर चुका है तो विरोध क्यों? आज बिग फाइट में बहस इसी अहम मुद्दे पर। तो किसान बिल पर जीती सरकार, लेकिन राज्यसभा की गरिमा हुई तार-तार। सवाल यही है कि क्या सच में किसान विरोधी है ये बिल या फिर संवादहीनता का परिणाम है? और सबसे अहम सवाल, काले दिन का आखिर जिम्मेदार कौन? आज बात इसी अहम मुद्दे पर और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ राज्यसभा सांसद नीरज डांगे जी हैं, बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका भी गुलाब चंद जी। दामोदर शर्मा जी हमारे साथ है, पूर्व IAS हैं। कांग्रेस नेता रमेश बुराना जी हमारे साथ है और साथ ही किसान नेता अतुल गुप्ता जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। नीरज डांगे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। देखिए, बिल का विरोध हो रहा है और कई बार ऐसा देखा गया है, लेकिन राज्यसभा में जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया। आखिर राज्यसभा की गरिमा जिस तरह से तार-तार हुई है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? क्योंकि सरकार लगातार विपक्ष पर सवाल इसे लेकर उठा रही है। निश्चित रूप से अगर राज्यसभा की, पार्लियामेंट की गरिमा अगर तार-तार हुई है तो जिम्मेदार निश्चित रूप से केंद्र सरकार है। और जिम्मेदारी कैसे तय की गई है ये भी मैं बताना चाहूंगा बहुत साफ शब्दों में जी। कि ये आज का ये दिन जो है, ये पिछले 2 दिनों से जो किसान बिल चल रहा है, अमेंडमेंट जो लागू हुआ, बिल को पास किया गया, इसमें संवैधानिक मूल्यों का कुल मिलाकर के हनन हुआ है, संसद की हत्या हुई है। संविधान को खत्म करके इन्होंने जिस तरह से काम किया वो सर्वथा गलत था। बहुत साफ था जिस तरह से सदन के अंदर बिल्कुल आया गया, डिस्कशन उसमें चल रहा था। डिस्कशन के बाद यह तय करना था कि उस पर वोटिंग हो। वोटिंग के लिए जब मांग रखी गई तो वोटिंग के लिए जो है सभापति तैयार नहीं थे और हमने मांग रखी वोटिंग के लिए। हमने ये भी कहा कि अगर डिस्कशन की और जरूरत है तो फर्दर दूसरे दिन उसको डिस्कशन को कंटिन्यू किया जाए। उस पर भी उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, अनसुना किया गया। दोनों सदनों के बीच में जो है एक जो संवाद होता है, सदन एक्चुअली इस वक्त कोरोना की वजह से लोकसभा चैम्बर में भी सदन चल रहा है राज्यसभा का और राज्यसभा चैम्बर में भी सदन चल रहा है। दोनों ही चैम्बर्स के अंदर राज्यसभा के सदस्य मौजूद थे। ऐसी परिस्थितियों में जब कनेक्शन दोनों चैम्बर्स का कट गया और राज्यसभा में बैठे सभापति की बात जो है वो लोकसभा के चैम्बर में सुनाई नहीं पड़ रही थी, ऐसी परिस्थिति के अंदर बिल पास किससे करवाया ये उन्हीं से पूछना चाहिए। पहली बात, हंगामा मचना स्वाभाविक था जब सुनवाई नहीं हो रही है। यहां पर जो है लॉ मेकर्स जो हैं, राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, जो अपोजिशन था उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी केंद्र की सरकार। और सभापति महोदय का जो रवैया था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर बैठ करके निर्णय ले रहा हो।
नीरज डांगी जी, अभी कुछ देर पहले ही शाम को केंद्र के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसे लेकर, और उसमें रविशंकर प्रसाद ने एक बात कही, क्योंकि बार बार विपक्ष ये कह रहा था कि वोटिंग नहीं कराई जा रही है और ऐसी इच्छा थी ही नहीं उपसभापति की, लेकिन उनका कहना है कि 13 बार अनाउंस किया गया था लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। विपक्ष ने यहां पर गलत किया। नीरज डांगी जी, क्या ऐसा था, क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद थे? देखिए 13 बार अनाउंस करो चाहे 23 बार अनाउंस करो, मंशा उनकी साफ थी। वो पहले से प्रिपेयर्ड थे कि हमको बिल पास करना, येन केन प्रकारेण। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी, क्या अर्जेंसी थी ये शो करने की? उनको बताना चाहिए कि क्या अर्जेंसी थी भाई। चलिए सर, ये क्या सवाल, ये बार-बार उठ रहा है। बिल्कुल आपके पास लौटते हैं आप, क्योंकि आपने भी ये सवाल किया, सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी अर्जेंसी क्या थी, क्यों इतनी जल्दबाजी थी। हमारे साथ गुलाबचंद कटारिया जी भी लगातार बने हुए। गुलाबचंद जी, देखिए सवाल यही विपक्ष उठा रहा है, हालांकि इसे आज साफ केंद्र सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें किया गया है। सवाल लगातार विपक्ष पर उठाए गए। शर्मनाक दिन ये रहा है जो राज्यसभा में कल देखने को मिला, लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी इस बिल को पास करने की, बिना चर्चा किए, बिना पूरा वक्त दिए, बिना किसानों को समझाए। मैं श्वेता जी, इस बिल में मैं माननीय कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य से पूछना चाहता हूं कि इस बिल में क्या स्वामीनाथन की जो अब तक जो रिपोर्ट थी और जो रिकमेंडेशन थी उसकी पूर्ति नहीं थी? क्या आप लोगों ने जो अपना घोषणा पत्र पंजाब का 17 में जो निकाला और 19 में लोकसभा में निकाला, इन्हीं विषयों को आपके घोषणा पत्र में अंकित था या नहीं था? क्या आप लोग ये नहीं चाहते हो कि किसान अपने सामान को कहीं भी बेच करके उसको उचित दाम मिले और किसान को अपनी फसल का दाम के आधार पर उसका जीवन बेहद अच्छा बने, है ना? ये 70 साल के बाद अगर किसान के इस मूल्य के ऊपर मंडी में नीलामी पे चढ़ता है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यापारी है क्या? कपड़ा बनाने वाला अपनी कीमत तय करता है, कागज बनाने वाली अपनी कीमत तय करता है, सोना बनाने वाला अपनी कीमत तय करता है। तो हिंदुस्तान में केवल और केवल 70 साल के बाद भी किसान को अपनी कीमत तय करने का अधिकार मिलना क्या न्याय के खिलाफ था? मैं सोचता हूं कि पहली बार कम से कम उस किसान को अपनी मेहनत का दाम देने के लिए ये बिल आया है। भगवान के लिए मैं इन सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप पढ़ करके उस लाइन पे टिक कर दो जिस लाइन से इसमें किसान का अहित हो रहा हो, तो मैं उसका जवाब देने के लिए आपके पास खड़ा हूं। एक, जिस संविदा खेती के लिए आपने 2003 में अपने राज्यों में लागू किया, मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 2003 में यह संविदा खेती को लागू किया नहीं किया? 2003 में आपने कर्नाटक में लागू किया नहीं किया? 2006 में आपने महाराष्ट्र में लागू किया, 2007 में आपने हिमाचल में लागू किया, और हिंदुस्तान के 19 राज्यों में आप लोगों ने, और यहाँ तक कि हिमाचल का हुंडवा जी ने तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनको काम भी दे दिया। तो जो चीज़ आपने अपने राज्यों में की, आपको दर्द ये है कि आपने 50 साल तक दिल्ली में राज करने के बाद भी वो काम किसान के लिए नहीं कर सके जो उसकी मेहनत का दाम दे सके। आप ये कह रहे हैं उस किसान को अपनी फसल का इच्छा के अनुसार बेचने का दाम दे रहा है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसानों के हित में ये किया है, बड़ा फैसला है, सबको साथ आना चाहिए, इसके बावजूद कांग्रेस विरोध कर रही है, जबकि कांग्रेस खुद इसे लेकर आए थे। अब क्योंकि किसानों की बात है, किसान के हित में है, अतुल गुप्ता जी सवाल आपसे, किसानों के हित में ये बिल आए हैं, बार बार केंद्र सरकार कह रही है और किसान ही इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार आज प्रदेश में भी सड़कों पर किसान उतर आए, क्यों विरोध किया जा रहा है? किसान अगर केंद्र सरकार के बार बार समझाने के बाद, और एक अच्छी खबर एमएसपी को लेकर जरूर सवाल उठ रहे थे, तो यहां पर भी एक अच्छी घोषणा जरूर हुई है किसानों के लिए, क्यों विरोध हो रहा है किसानों के द्वारा? ये एक प्रशंसनीय बात है कि शाम के समय एक सूचना मिली कि कुछ क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी को बढ़ाया गया है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर जो विषय है जिसको लेकर के आज गहरी चिंता भारतीय किसान संघ की तरफ से हम कर रहे हैं, और उस चिंता का मुख्य कारण ये है कि 86% किसानों के पास में लघु सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, 2 बीघा 3 बीघा 5 बीघा उनके पास भूमियां हैं। वो कैसे बाहर जाकर के अपनी भूमि, अपने उत्पादन को बेचेगा? सबसे पहला विषय। नंबर दूसरा विषय
कि भारत सरकार ने अपने बिल के अनुसार ये कहा है कि मिडिल मैन समाप्त हो जाएगा, जबकि छोटे व्यापारियों का माल 2 बोरी 5 बोरी 10 बोरी 50 बोरी का उत्पादन होता है, उसको वो कैसे गुजरात, महाराष्ट्र या बंगाल या बिहार कैसे लेके जाएगा? एक विषय। नंबर दूसरा विषय हमारा ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा जो है एक किसान को ठगने जैसा कार्य किया है कि किसान को ये कहा है कि आप स्टॉक की जो लिमिट है, जिस तरह की जो स्टॉक की लिमिट है वो समाप्त कर दी जाती है। यानी किसान के तो खुद पहले जब स्टॉक करता था तो उसको कालाबाजारी के रूप में दिया जाता था। अब यदि लघु व्यापारी स्टॉक करते थे तो कालाबाजारी होता था। अब मल्टीनेशनल कंपनीज स्टॉक करेंगी तो वो उस किसान की कीमत का उतना ही उत्पादन का मूल्य देंगी जो कि उस समय कीमत होगी और वो अपने अनुसार बेचेंगी। तो कुल मिलाकर के जो चाहे वो राज्य की कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हमें ये चाहिए कि किसान का जो लागत मूल्य है उस मूल्य पे 20% 30% जो लाभ देने की बात है वो आप दे करके तय कर दें। लेकिन ये तीनों बिल में कोई भी आपको लगता है किसान के लिए फायदा नहीं है, या थोड़े परिवर्तन कर दिए जाए तो आपको लगता है कि किसान भी सहमत होंगे? हाँ, इसमें परिवर्तन के लिए यदि किसानों से बात करी जाए, परिवर्तन की बात की जाए और किसान को उसकी लागत मूल्य, जो उसकी लागत आ रही है फसलों पर, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, आज माननीय यहाँ पर सभी सदस्यगण मौजूद हैं। एक उदाहरण है कि आज हमारे यहाँ पे 18-19 रुपए किलो गेहूं का एमएसपी फिक्स है, लेकिन जब किसान का माल बिकता है तो 13 से 14 रुपए प्राइवेट कंपनी लेती है, सरकार खरीदती नहीं है। आज 13-14 रुपए यानी 6 रुपए के घाटे में किसान बेचता है, जबकि वो 18 रुपए में भी उसकी लागत नहीं निकल रही है। इसी तरह से राजस्थान में सरसों सबसे ज्यादा उत्पादन होती है, सरसों का 44 रुपया रेट तय किया गया है, लेकिन बिक्री जो जब किसान बेचने जाता है तो 33 रुपये 34 रुपये 32 रुपये का दाम मिलता है। किसान की जो स्थिति है वो कहने के लिए बहुत अच्छा बिल है, लेकिन जब मूल्य देने की बात आती है तो उसका कीमत, यानी प्रॉफिट तो दूर की बात, उसकी लागत भी उसको नहीं निकल पा रही है। जो एमएसपी तय करी गई है, जो एमएसपी है, एमएसपी पर भी प्राइवेट लोग, जितने भी मंडी में जो आड़तियां हैं या कोई भी व्यक्ति है, वो उसको उस समय पर उसके 8 रुपए 7 रुपए कम देता है और बहाना ये बनाते हैं कि सरकार की अभी डिपो खुली नहीं है, इसलिए आपका कीमत जो है इतना ही है, यदि देना है तो दो, नहीं तो मत दो। इसका क्या जवाब होगा? इसीलिए किसान विरोध कर रहा है। 100% किसान विरोध करेगा। दामोदर शर्मा जी, देखिए अब बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, विपक्ष में है, वो सीधे विपक्ष में जो बिल्कुल साफ उसके महत्व बता रहे हैं, कैसे ये फायदेमंद है वो कह रहे हैं। लेकिन आपसे जरूर ये समझना चाहेंगे, तीनों बिल क्या विरोध करना यहाँ पर जायज है? अगर किसान भी विरोध में उतर आया है तो, और जिस तरह से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, अब तक जो नहीं हुआ किसान की बेहतरी के लिए वो इन 3 बिल के माध्यम से करने की कोशिश है केंद्र सरकार की। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ठीक है श्वेता जी, मैं राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मेरे खुद के भी खेती है, मैं गांव से ही निकला हुआ हूँ। जो मेन समस्या है वो ये है कि इन तीनों बिलों में जो कृषि से संबंधित प्रसंस्करण का या प्रोसेसिंग का काम करते हैं और जो व्यापार का काम करते हैं, ज़्यादातर बिल के प्रोविजंस का संबंध उससे है। किसान से संबंध इसलिए नहीं है कि एमएसपी जैसे अभी बात हो रही थी, ये सही बात है, और पिछला इतिहास ये बताता है कि एमएसपी तय होती है, उस पर न तो सरकार में पूरी खरीद होती और न व्यापारी खरीदते हैं, क्योंकि जिस वक्त किसान का माल आता है उस वक्त किसान को कीमत मिलती नहीं है, बल्कि कम से कम भी 33-40% कीमत उसको कम मिलती है और वो उसको स्टोरेज नहीं कर पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में, जिला मुख्यालयों तक में सब जगह न तो कोल्ड स्टोरेज है, न माल को स्टोर करने की व्यवस्था है। किसानों के खेतों में, गाँव में तो दूर की बात है, हम तो जिला मुख्यालय पर भी पूरे भारत में अभी तक कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेजेस की फैसिलिटीज़ नहीं दे पाए हैं। तो जब अपना माल किसान रख नहीं सकता तो उसको बेचना पड़ता है, और खरीदार जब खरीदते हैं तो कम कीमत पे खरीदते हैं। एमएसपी लागू जरूर होती है। मैं कहता हूँ एमएसपी के बारे में तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम होना चाहिए, या तो एमएसपी बिल्कुल खत्म कर दें और या फिर किसान का सारा ही माल एमएसपी पे खरीदा जाए। अगर सारा माल एमएसपी पे खरीदा जाता है तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप एमएसपी पे पूरा माल भी नहीं खरीदते, न तो सरकारी एजेंसीज खरीदती न प्राइवेट एजेंसीज खरीदती। प्राइवेट एजेंसीज खरीदते हैं तो कम कीमत पे खरीदते हैं, वो कहते हैं बाजार में तो माल का भाव ही कम मिल रहा है, हम कैसे खरीदें ज़्यादा भाव में। तो कुल मिलाकर ये होता है कि किसान को अपनी लागत का और अपने परिश्रम का मूल्य नहीं मिलता, ये फैक्ट है।
ठीक है सर। और इस शायद यही वजह है कि किसान लगातार विरोध भी कर रहा है। रमेश बुराड़ा जी, अब किसान भी विरोध कर रहा है जबकि किसान के हित की ये बात कही जा रही है। तीनों बिल किसान के खिलाफ है, ये प्रदेश में भी, अगर हम पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें वो भी यही बात कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की जा रही है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। लेकिन क्या फायदा होगा इससे किसानों को, क्योंकि बिल तो पास हो गए तीनों। आपको लगता है कि संशोधन की जरूरत है? श्वेता जी देखिए, पूरे देश में संशोधन नहीं, इसे वापस लेने की जरूरत है। देखिए, आज 300 मंडियों में बंद है, पूरा किसान सड़कों पर है, तो फिर ये कौन से किसान के समर्थन की बात कर रहे हैं? जब किसान ही इसे पसंद नहीं कर रहा है तो इन्हें समझना चाहिए। देखिए, 1 महीने से किसान सड़कों पर है, ये किसान से बात करते हैं, तो फिर बिल लाने से पहले किसानों से बात क्यों नहीं की गई? इन्होंने, इनकी दाल में काला है, इनकी दाढ़ी में तिनका है, इसलिए इनकी पैकेजिंग अलग है और माल कुछ और है। ये पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को सौंपना चाहते हैं, जो कांग्रेस और इस देश का विपक्ष कभी होने नहीं देगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है। अन्नदाता को किसी भी रूप में इन पूंजीपतियों के हाथ हम नहीं जाने देंगे। देखिए, ये कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस की कृषि नीति की 3 बातें आपने पढ़ी, 30 बातें आप नहीं बताएंगे कि कांग्रेस की 30 बातें क्या है कृषि नीति में। जिस तरह से इनकी जीएसटी थी, कांग्रेस की जीएसटी, अब आपकी जीएसटी क्या है? आज पूरा देश देख रहा है। नोटबंदी में क्या हुआ वो पूरा देश देख रहा है। इसी तरह से ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ है। ठीक है, लेकिन आरोप कांग्रेस पर भी केंद्र सरकार उठा रही है, इनसे उगता चुका है। और नीरज डांगी जी, ठीक है नीरज डांगी जी, सवाल आपसे ये, देखिए विपक्ष यानी कि आप लोग कांग्रेस से, विपक्ष लगातार ये कह रहे थे घोषणा पत्र में इस बिल के बारे में दिया गया, इसका फायदा देंगे, जिस तरह से अभी गुलाब चंद कटारिया जी भी कह रहे थे। जब ये सब आप लोग करना चाह रहे थे किसानों के लिए, तो फिर विरोध किस बात का? सवाल ये उठता है। आप लोग एक बात और कह रहे हैं कि इससे बिचौलिए खत्म होंगे, केंद्र सरकार कहती है, और आप लोग का कहना है कि इससे इन्हीं को फायदा मिलेगा, बड़े कारोबारियों को फायदा मिलेगा, किसान को कोई फायदा नहीं मिलेगा। और अगर किसान को फायदा नहीं मिल रहा तो कैसे डंके की चोट पे केंद्र सरकार ये कह रही है कि फायदा सिर्फ किसानों का है, विपक्ष सिर्फ बरगला रहा है, भ्रमित कर रहा है? केंद्र सरकार का चेहरा और चाल लोग देख चुके हैं। आज तक 6 साल के जो इनके निर्णय देखते हैं, नीरज जी, भरोसा नहीं है नौजवानों को, भरोसा नहीं है। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, कटारिया जी मुझे बोलने दीजिए। आप बोल चुके हैं, आपकी बहुत शालीनता से मैंने आपकी बात को सुना था, बहुत अनुशासन से मैंने आपकी बात को सुना था। रमेश बुराड़ा जी बात कर रहे थे। बोलने का मौका दीजिए। नीरज जी, बहुत क्लियर है इसके अंदर कि गारंटी जो है, एमएसपी की जो गारंटी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी है, वो गारंटी सरकार देती क्यों नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। अभी चर्चा हुई थी, चर्चा के दौरान ही सामने आई कि एमएसपी तय होने के बावजूद भी किसान को उसके लागत का और उसके परिश्रम का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में जब अगर एमएसपी क्लियर नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर तय नहीं होगा, तो किसान की हालात अगर बद से बदतर हो गई, उसे संभालने के लिए केंद्र सरकार को किसान कहां जाकर के संभालेगा? किसान कहां जाकर के कॉन्टेक्ट करेगा केंद्र सरकार से? इसका जवाब दीजिए। और जवाब भी जब अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं या केंद्र सरकार दे रही है, तो हाउस के बाहर क्यों जवाब दे रहे हैं? ये हाउस के अंदर क्यों नहीं गारंटी तय की उन्होंने? हमारी मांग ही तो यही थी कि इन चीजों की गारंटी आप तय कीजिए, एमएसपी की आप बात कीजिए। डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। कटारिया साहब मुझसे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है चाहती नहीं है कि किसान विरोधी। अरे भाई, किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पहले कर चुकी है, और जब खून के आंसू किसान रो रहा था तो उनको आंसू पहुंचने का काम अगर किया था तो अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट ने किया था, राज्य की सरकार ने किया था। किसानों के हित में हमेशा कांग्रेस खड़ी है। और आज यहां पर सदन के अंदर भी अगर 8 लोगों को निलंबित किया है, तो निलंबन के पीछे सिर्फ एक और एक मकसद है कि हिंदुस्तान का कांग्रेस का हर सांसद किसान के हित की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ा है। अगर किसानों के हित की अगर ये बिल होते तो किसान सड़कों पे क्यों उतरे हुए? इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल यही सवाल है कि अगर किसानों के हित का, तो क्या कोई भी किसान समझ नहीं पा रहा है ये चीज? ठीक है नीरज जी, यही सवाल गुलाब चंद जी से जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, गुलाब चंद जी से जवाब ले लेते हैं। आपने जो अभी सवाल किया समझ नहीं पा रहा है एक्चुअली। श्वेता जी, एक लाइन और कहना चाहूंगा मैं, बहुत क्लियर है ये चीज कि किसानों के, जब छोटे किसानों को, श्वेता जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जी गुलाब चंद जी, सवाल श्वेता जी, मैं आपसे एक बात निवेदन कर रहा हूं, और गांधी इनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं, जो भी मेरी इस बहस में है,
ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस के 50 साल में जितना बड़ा है, 20 साल 30 रुपया, इन सब को जोड़ लो और इस राज में आने के बाद इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर लागत का 1.5 गुना किया कि नहीं किया। ये किसके लिए किया? किसान के लिए क्या? और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से तो सरकार आगे भी खरीदेगी। जहां तक 2 बोरी 4 बोरी ले जाने का, तो पहले भी आपको केवल और केवल मंडी में ही बेचना पड़ता था कि नहीं, आप कहीं भी माल नहीं बेच सकते और मंडी में ढेर लगा करके जो बोली लग गई उसके ऊपर उसको छोड़ के जाना पड़ता था कि नहीं था। अब किसान को ये आजादी है कि उसके समझ में आएगा तो बेचेगा, नहीं किसानों के लिए मंडियां बंद है। और एक सवाल जरूर है, छोटे किसान कैसे कहां जाकर बेचेंगे? हर कोई पहुंच नहीं सकता बाहर। श्वेता जी मंडी दीजिए ना, कटारिया जी आप गारंटी दे दीजिए ना, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, खत्म हो गई कहानी। हमारी तो लड़ाई वही है, एमएसपी की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आप लोग जारी कर दीजिए। 60 पैसा लगता है राजस्थान में मंडी का शुल्क, और ये मंडी शुल्क कौन देता है? किसान देता है ना। ये सारा शुल्क कौन देता है? किसान देता है। और ये मंडी शुल्क जाता किसके पास है? सरकार के पास जाता है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में और आपके घोषणा पत्र में यह था कि किसान को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगे, यही चाहते थे ना। तो ये मंडी शुल्क अगर सरकार लेना बंद कर दे तो किसान मंडी में भी अपना सामान देने के लिए चला जाएगा। आप उससे मंडी शुल्क लेते हो और प्रति क्विंटल उसको 52 रुपया ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन गुलाबचंद जी का हो रहा है। ठीक है, चलिए, मंडी शुल्क व्यापारी दे रहा हो तो आप ठीक है। बोलो। लेकिन गुलाबचंद जी, एक अहम सवाल ये भी जरूर उठता है कि ठीक है, जो बड़े किसान हैं जो बाहर जाके बेच सकते हैं, लेकिन जो नहीं जा सकता है उसे बेनिफिट भी मिले, थोड़ा फायदा मिल जाए, नुकसान ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? सवाल तो उन किसानों का भी है। किसान संपन्न भी है कहीं, तो किसान ऐसे भी जो 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे। आज भी जो नियम बने हुए हैं, मेरी बात समझने का प्रयास करो जी। श्वेता जी, आज भी किसान जो पैदा करता है उसको केवल और केवल मंडी में ही बेचने का अधिकार है। मंडी के बाहर वो आज भी अपना सामान नहीं बेच सकता। और मंडी में 5-50 किसान मिलकर के उसकी सामान की बोली लगाते हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी है क्या जो बनाता है उसका मूल्य वो स्वयं तय करता है? साबुन बनाने वाला साबुन का मूल्य तय करता है, कपड़ा बनाने वाला कपड़े का मूल्य करता है। तो किसान को अपनी फसल का दाम तय करने का पहली बार एक अवसर मिला है, उसके कारण से हड़बड़ाहट क्यों हो रही है? अगर सरकार चाहती है तो मंडी शुल्क को फ्री कर देना, ताकि मंडी में भी व्यापारी अपना सामान खरीद सकेगा और कर सकेगा। मंडी चलाने के लिए आपको सरचार्ज लगाना तो अलग से लगा दो, लेकिन आप किसान के ऊपर टैक्स लगा करके मंडियों को जिंदा रख करके आप अपना खजाना भरना चाहते हो क्या? ठीक है, आपने सवाल सरकार पर भी उठाया, लेकिन अतुल गुप्ता जी, आप क्या सहमत हैं? गुलाबचंद जी बार बार ये समझा भी रहे हैं कि किस तरह से फायदा किसान को हो सकता है, और अगर राज्य सरकार कर सकती है, मंडी शुल्क लगता है, तो किसान की जेब से क्यों जाए? क्या ऐसा ही होता है? आदरणीय कटारिया साहब, थोड़ा सा इसमें अलग बात है। जब किसान मंडी में माल बेचने जाता है तो पहली बात, आज से पिछले कई वर्षों से पूरे भारत में किसान माल बेचने के लिए अधिकृत है। उसको कोई नहीं रोकता, किसी भी प्रकार के कोई भी टोल, कोई भी किसी भी जो नाके हैं, केवल किसान के पास खसरा गिरदावरी हो और वो यदि अपने मटेरियल को लेके जाएगा तो कहीं पर भी वो लेके जा सकता है और कहीं पर भी बेच सकता है। ये बात तो सिर्फ केवल बातों की बात है। नंबर दूसरी बात, मंडियों में जो किसान के ऊपर, माल के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। जो खरीदार होता है, जो माल को खरीदता है, जैसे सपोज दैट कोई इंडस्ट्रीज खरीदती है, किसी प्रकार की कोई चीज और खरीदती है, तो उसके ऊपर जो ऊपर के जितने भी खर्चे हैं वो सब लगते हैं। अब तीसरी बात जो आती है, आज हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की, राज्य की सरकारें दोनों बैठी हुई हैं। यदि आप किसान को कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज दे दीजिए कि किसान की लागत, जो लागत आती है, उस लागत के ऊपर, जैसे आपने हर चीज के ऊपर कमीशन फिक्स कर रखा है 10%, 5%, 25%, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडिंग के लिए 28% फिक्स कर रखा है, ऐसे किसान के लिए आप लागत मूल्य के ऊपर 20%, 30%, 40% फिक्स कर लीजिए। आपका जो राजस्थान का हो, भारत का हो, किसान आपकी वाहवाही करेगा और किसान को कुछ नहीं चाहिए। आप लोन माफ मत करिए, आप किसी प्रकार से कुछ मत करिए, केवल हमारे लिए इतना सा कार्य कर दें। नंबर एक बात।
नंबर दूसरी बात, जो बात हो रही है कि सीधा जाकर के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो कंपनियां हैं वो किसान का उत्पादन खरीद सकती हैं। एक सर्वविदित सत्य है कि किसान से जो बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी थी आज से पहले, जैसे कि गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट करने के बाद में एग्रीमेंट का माल खरीदते समय उन्होंने कहा कि ये माल की गुणवत्ता उचित नहीं है जिस प्रकार की हमें चाहिए थी, जबकि उस कंपनी ने पहले ही लैंड एलोकेटेड की थी, उसके ऊपर सीड दिया था, सब कुछ किया था, और उत्पादन नहीं ढंग का मिला उनके अनुसार, तो उन्होंने उन किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए, जिसके लिए किसान संघों ने मिलकर के उनका अपोज किया, जब जाकर के मुकदमे वापस हुए। तो एक यहां पर एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग करने की या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की बात होगी, उसमें बड़ी कंपनियां उत्पादन तो करा लेंगी, लेकिन जब खरीदने का समय आएगा तो अपने अनुसार तय करेंगी कि आपका ये माल ऐसा नहीं था, ऐसा है, अब ऐसा है तो इसका दाम इतना मिलेगा, यदि लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मतलब भी नहीं कर सकते। ना 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 ना। और अब तीसरी बात, इसमें सपोर्ट हम किसके पास जाएंगे? एसडीएम साहब के पास। अब एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब को कोई भी एमएलए फोन करेगा या बड़ी कंपनी का जो एमडी या जो भी होगा, वो यदि बैठा होगा तो वो किस प्रकार से न्याय दे पाने में सक्षम होंगे? ये एक बहुत बड़ा संचय की स्थिति बनी हुई है। चलिए, ये बिल्कुल, ये आपने मुद्दे की बात कही और जो टू द पॉइंट की जो समस्या एक्चुअल किसान को है इस बिल के आने के बाद भी, वो आपने बताई। चलिए, इस पर जवाब हम गुलाब चंद जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बिग फाइट को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा का रुख करते हैं, क्योंकि कई अहम सवाल है। ब्रेक में जाने से पहले भी जिस तरह से अतुल गुप्ता जी ने उठाया था, गुलाब चंद जी एक संक्षिप्त में जरूर जवाब चाहेंगे। आपने, ठीक है, आपने मंडी शुल्क का भी बात उठी, लेकिन डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली क्या मंडियां बंद हो जाएंगी? अगर फायदा नहीं होगा तो कोई मंडी क्यों जाएगा बेचने के लिए? या मंडियां या जैसे अभी कुछ चल रहा है सब कुछ एज इट इज रहेगा आगे भी? देखो श्वेता जी, मैं आपसे ये सब, श्वेता जी, ये जितने भी विद्वान साथी बैठे हैं इनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है जी कि स्वामीनाथन कमेटी ने क्या ये नहीं कहा था कि एक देश एक मंडी होना चाहिए? क्या आपके मनमोहन सिंह जी ने 2007 में इस बात को नहीं कहा था कि देश में सभी में व्यापार फ्री होना चाहिए? नहीं कहा था? क्या आपका ये जो कमलनाथ जी वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी ने इस प्रकार का सुझाव नहीं दिया था? और ये कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीकल्चर है, ये तो कांग्रेस ने 2003 में ही मध्य प्रदेश और कर्नाटक में शुरू नहीं किया था। 2007 में हुंडा ने अपने हिमाचल में शुरू नहीं किया था क्या? जो काम आप लोग करते हो, जो काम आप लिखते हो, वो तो बिल्कुल सही है। और इतने वर्षों के बाद जिस स्वामीनाथन कमेटी अब स्वामीनाथन कमेटी का मैक्सिमम पोर्शन कवर हुआ, तो आप उसके विरोध के लिए खड़े हो गए। मेरी विनम्र प्रार्थना, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बहुत विनम्र भाव से कह रहा हूँ, केवल अपना चश्मा उतारो और किसान का चश्मा लगा करके इस बहस में उतरोगे तो किसान का भला जब तक नहीं होगा, देश कभी खड़ा नहीं होगा। अगर 70 साल में कोई सबसे ज्यादा दुखी और डूबा है तो हिंदुस्तान का किसान है। उसका माल नीलामी पे चढ़ता है आज भी, जबकि कोई भी आदमी अपने प्रोडक्ट जो बनाता है उसकी रेट वो स्वयं तय करके देता है। तो आज इस किसान को अगर ये पूरा देश एक मंडी के रूप में मिल रहा है तो आपको इतनी तकलीफ क्या हो रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। गुलाब चंद जी, विपक्ष नहीं, मिनिमम सपोर्ट गुलाब चंद जी, विपक्ष नहीं, किसान को भी तकलीफ है। किसान नेता भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, होगा ये कह रहे हैं कि मंडी में। चलिए ठीक है, हम नीरज डांगी जी से ही इसका जवाब लेते हैं। नीरज जी, अभी आपने सुना गुलाब चंद जी का कहना है कि किसान के चश्मा लगा के देखेंगे तो सब फायदा नजर आएगा इस बिल में। मैं ये कहना चाहूँ, देखिए, मैं इसमें बहुत क्लियर शब्दों में कहूंगा, तमाम जो विद्वान साथी बैठे हैं, इन विद्वान साथियों में सबसे ज्यादा विद्वान और आदरणीय साथी से मेरा निवेदन है नम्र कि दो चीजों के ऊपर आप मेरे को क्लैरिफिकेशन दीजिए। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई हम तय करते हैं और जब बंपर फसल हो गई, बंपर फसल की स्थिति के अंदर निश्चित रूप से रेट बहुत कम होनी है। उस रेट कम होने के समय में क्या किसान को उसकी लागत मिलेगी? क्या उसको उसके परिश्रम का फायदा मिलेगा? क्या उसको न्यूनतम प्राइस जो वो चाहता है वो मार्केट में मिलेगी? दूसरा,
बहुत क्लियर टर्म्स में मंडियां बंद हो जाएंगी, मिडिल मैन नहीं होगा, तो छोटा किसान कहां जाएगा अपने माल को बेचने के लिए। परिस्थितियां जब गंभीर होंगी, किसान के पास में अपने माल को बेचने की स्थिति नहीं होगी, उस वक्त क्या केंद्र सरकार आकर के उस किसान को संभालेगी? जब हाउस के बाहर आप अपनी गारंटी देने की कोशिश कर रहे हैं, हाउस में गारंटी दे देते। हमें सिर्फ इतनी सी गारंटी दे दीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थिति के लिए यह गारंटी हम देते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, किसान को कोई माल सपोज 500 रुपए में मिलना है तो 500 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बंपर फसल की स्थिति में चाहे रेट 200 चली जाए, चाहे 700 चली जाए, 500 तो उसको मिलना तय है। यह गारंटी दे दे, चैप्टर क्लोज है इसके अंदर। इतनी सी बात हमारे सबसे विद्वान साथी से मैं करना चाहूंगा। ठीक है, गुलाब चंद जी इसका जवाब दे दीजिए। सर, आपने सवाल सुना, दोनों सवाल नीरज डांगी जी के। श्वेता जी जी श्वेता जी जी श्वेता जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। श्वेता जी, मेरी बात को आप सुने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब आपस में एग्रीमेंट होगा तो रिटर्न एग्रीमेंट होगा, और रिटर्न एग्रीमेंट में जो किसान अपनी कीमत तय करेगा, चाहे बाजार में भाव कितना भी गिर जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लिखे हुए अपने निर्णय के अनुसार भाव देना ही पड़ेगा। और उसमें भी उसको जो अगर बढ़ोतरी मिलेगी तो उसका भी परसेंटेज उसको मिलेगा, और 3 दिन में पेमेंट होगा। आज दिन तक किसान को कोई पेमेंट समय पर मंडी करती है क्या? इस बात को भी कोई बताने की कोशिश करेगा? इस कानून में लिखा 3 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। एक दूसरा है कि मंडी में लगा हुआ इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जी नीरज जी को भी फ्री कर दे। श्वेता जी, मैं जवाब देना चाहूंगा इसका बीच में। ठीक है नीरज जी बात खत्म करिए, फिर ब्रेक में भी जाना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट में रेट तय होगी, वो रेट किसान को मिलेगी। आप बताएं कि बाय चांस अगर किसी उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर खेती की नस्ल या खेती के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है, वो प्रोडक्शन अप टू द मार्क नहीं हुआ, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो उद्योगपति इसके अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर घुसेगा, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर वो माल नहीं हुआ तो उसको रेट निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। ये तय है, कितना ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। हम लोग देखते हैं एक्सपोर्टर्स अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका, जापान, चाइना, बड़े बड़े देशों के अंदर माल जाता है, और उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर वो माल की गुणवत्ता या माल का जो स्तर है वो नहीं होता है तो उसको निश्चित रूप से। ठीक है नीरज जी, ये एक संशय है। नीरज जी, जो अभी सवाल आपने उठाया, ये एक संशय है कि अगर अप टू द मार्क क्वालिटी वैसी नहीं हुई तो किसान को पैसा नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेगा। गुलाब चंद जी कह रहे हैं कि रिटर्न में रहेगा, फिर चाहे नुकसान हो चाहे जो भी हो, जो लिखा गया है, जो तय हुआ है, वो जरूर मिलेगा, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट में मिलेगा। अब इन दोनों में से होगा क्या, अतुल जी से उससे जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, कि लास्ट कमेंट जरूर सबसे चाहेंगे। अतुल गुप्ता जी, फायदा है या नुकसान किसानों को इस बिल से, शॉर्ट में एकदम? देखिए, सन 2002 में भारत की लोकसभा के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ पहले से ही बना हुआ है। जिस लॉ की बात की जा रही है कि एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट कंपनियां करेंगी, कंपनी उसका दाम देंगी, प्रोडक्ट खरीदेंगी, ये आज का नया बिल नहीं है, ये 2002 में पहले से ही चलता आ रहा है। और सैकड़ों कंपनियां ऑलरेडी भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसानों के साथ काम करती है। लेकिन इतिहास क्या है, रिजल्ट क्या निकला? किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में किसान आज तक ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि किसान को उत्पादन होने से पहले की नॉलेज नहीं होती है। उत्पादन होने के बाद उसके माल की कीमत में, माल की गुणवत्ता में प्रश्न उठा दिया जाता है, या फिर कंपनी किसी भी आधार पे उसको खरीदना ना चाहे, या कंपनी की आर्थिक स्थिति डूब जाए, या कंपनी को कुछ भी हो जाए, तो किसी भी तरह से कुछ भी कर दें। लेकिन आज इस लॉ के अंदर कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। नीरज डांगी जी, ये बिल क्योंकि पास हो चुका है, क्या इसमें संशोधन होना चाहिए, अभी चर्चा होनी चाहिए, या किसानों से संवाद सबसे जरूरी था इसमें? गुलाबचंद जी, एक लास्ट कमेंट जरूर आपसे भी चाहेंगे सर। तीनों बिल कैसे भरोसा किसान कर ले जो कि कर नहीं रहा है और विरोध कर रहा है? गुलाबचंद जी। चलिए हम कोशिश करेंगे संपर्क, लेकिन एक अहम बात जरूर सामने आई है। राज्यसभा में जो हुआ, जिस तरह से गरिमा तार हुई, वो सवाल यहां पर खड़े करती है। जिम्मेदार कौन है? हालांकि एक्शन लिया गया है 8 लोगों के ऊपर, 8 सांसदों के ऊपर, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या संवाद नहीं होना चाहिए था? किसानों के हित में केंद्र सरकार बोल रही है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन किसान खुद ये मान रहा है कि कहीं से इस बिल से फायदा नहीं हो रहा। और कई अहम सवाल है जो किसान उठा रहे हैं, संशय बहुत ज्यादा मन में है। लेकिन जरूरी है कि बिल भले ही लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया हो, लेकिन जो सवाल किसान के जहन में उठ रहे हैं उसका जवाब दिया जाए, उसके संशय को मिटाया जाए, और जो कमियां अगर नजर आती तो उसे दूर किया जाए, तो शायद किसान के लिए आया ये बिल किसान के लिए हितकर हो और किसान भी इससे खुश हो जाता। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।